औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। तो कल हमने जो है वो अपने लेक्चर को यहाँ जो है वो कंक्लूड किया था कि हमारे पास एस ए आर क्या होता है, क्यू एस ए आर क्या होता है। हमने एस ए आर की डेफिनेशन को अच्छी तरह से देख लिया था और उसकी मेथोडोलॉजी को भी देखा था, और क्यू एस ए आर क्या होता है उसके हमने जो है वो डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लिया था। अब हम ये देखेंगे कि क्यू एस ए आर बेस स्टडीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, उनको कितने तरीक़ों से जो है वो किया जाता है। तो मेनली 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स की भी होती हैं, लेकिन अभी आपके कोर्स के हद तक हम 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली एनालिसिस होती है 2D एनालिसिस। 2D एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ड्रग के मॉलिक्यूल की जो एफिनिटी होती है या जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम रिलेट करते हैं 2D स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइगेंड से, यानी कि हम 2D स्ट्रक्चर से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसकी फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करते हैं उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, और ग्राफिकली हम जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो आपस में कितनी कोरिलेटेड है फॉर द गिवन सेट ऑफ कंपाउंड। अब इसमें जो है वो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप की एनालिसिस जो है वो देखी गई हैं। सबसे पहली एनालिसिस जो है वो हेंश एनालिसिस है, और सेकंड एनालिसिस जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है दैट इज़ द फ्री विल्सन एनालिसिस। फिर हमारे पास आती है 3D एनालिसिस। 3D एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये बात जो है वो या ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि जो भी एफिनिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है या जो भी एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। उसकी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स क्या हैं, उसका स्टैटिक पैटर्न्स क्या हैं, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक एफिनिटीज़ क्या हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, हाइड्रोफोबिक फील्ड्स क्या हैं। तो इसके ज़रिए जो है वो हम स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को उसके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ से जो है वो रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकल बेस्ड वर्क की तरफ नहीं जा रहे होते। यहाँ पर हम बेसिकली जो है वो हम 3D कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए उस मॉलिक्यूल के हम जो है वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को उसकी जो है वो ज्योमेट्री से, उसकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ से, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ से जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं अपने गिवन सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स की। इसमें बेसिकली अलाइनमेंट में लाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ ये फ़र्क है 2D और 3D एनालिसिस के अंदर। तो ये अच्छा, अब ये एनालिसिस होती किस तरह से है और एनालिसिस करने के जो है वो क्या क्या पैरामीटर्स हमें सेट करने होते हैं, सही है। अच्छा, जब भी आप एस ए आर बेस स्टडी कर रहे हों या क्यू एस ए आर बेस स्टडी कर रहे हों तो आपने जो है वो मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करना होता है। आपने जो है वो मॉलिक्यूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करना होता है, और जिन प्रॉपर्टीज़ को, जिन पैरामीटर्स को हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करने के लिए, उन्हें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की ज़बान में मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स बेसिकली हमारे पास वो फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की। वो ज्योमेट्रिक भी हो सकती हैं, स्टेरिक भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स भी हो सकते हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करेंगी, और उनकी एक स्पेसिफ़िक कांस्टेंट्स होंगे, उनके स्पेसिफ़िक कोएफ़िशिएंट्स होंगे, उन पैरामीटर्स की स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ होंगी जिनको हम यूज़ करते हुए एक एस ए आर बेस्ड स्टडीज़ और क्यू एस ए आर बेस्ड स्टडीज़ करेंगे, और उन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए जो है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे, और एक्सप्रेशन बनाने के बाद हम उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करेंगे। हर एक कंपाउंड की अलग अलग जो है वो मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स की डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, और उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हर मॉलिक्यूल की बेस्ड ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन इट्स प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन द फंक्शन ग्रुप, लिपोफिलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर, स्टेरिक कैरेक्टर, जो भी वो कैरेक्टर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इम्पार्ट कर रहा होगा, उसकी एक ख़ास वैल्यू को यूज़ करते हुए हम जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, और ड्राइव करने के बाद उसकी जो है वो हम वैल्यू को जो है वो मेजर्ड करेंगे, और फिर उसको जो है वो हम प्रेडिक्टेड वैल्यू से कंपेयर करके देखेंगे कि कितना कोरिलेशन है आपस में फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। तो सबसे पहली एनालिसिस जो होती है वो हमारे पास 2D एनालिसिस है, और 2D एनालिसिस में भी हम हेंस एनालिसिस की बात करें। हेंस एनालिसिस जो है वो बेसिकली आपके पास इस टाइप की एनालिसिस है जिसमें हम ड्रग मॉलिक्यूल के
तीन टाइप के पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए जो है वो ऐसे QSAR बेस्ड स्टडीज़ जो है वो कर रहे होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या है? लिपोफिलिक पैरामीटर। अब वो ड्रग के कौन कौन से में जो है वो पैरामीटर्स हैं जो लिपोफिलिसिटी में जो है वो क्या कहते हैं आपके पास अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। तो सबसे पहले उस ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट लॉग पी वैल्यू जो हमें ये बताएगी कि आपके पास ड्रग कितनी लिपोफिलिक है या ड्रग कितनी हाइड्रोफिलिक है। फिर पाई सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। पाई सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? पाई सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि उस स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं उनकी अपनी जो है वो पाई वैल्यू क्या है, यानी कि वो किस तरह से हाइड्रोफोबिसिटी में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, यानी कि वो सब्स्टिट्यूएंट ख़ुद किस तरह से जो है वो हाइड्रोफोबिसिटी दे रहा है उस मॉलिक्यूल को या हाइड्रोफिलिसिटी दे रहा है, और ओवरऑल उस मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिसिटी क्या है जिसको हम पी वैल्यू से जो है वो इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से हम हर एक मॉलिक्यूल के अलग अलग जो है वो कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं और लिपोफिलिक पैरामीटर्स को इस तरह से स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स में हैमेट कांस्टेंट इनकी वैल्यू हम निकालते हैं और डायपोल मोमेंट जो है वो उसकी वैल्यू लेते हैं। स्टेरिक पैरामीटर्स में टेफिट्स कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्टिविटी और वर्ल्ड लूप स्टेरिक पैरामीटर्स, ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए उस पूरे मॉलिक्यूल के स्टेरिक पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करते हैं और फिर उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं और पूरी एक इक्वेशन बनाते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे ये बात समझने की है कि ये डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए उनकी कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम जो है वो उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे होते हैं। अब हम इसको फर्दर पैरामीटर्स को डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास क्या होता है 2D एनालिसिस का मेन मकसद जो है वो ये होता है कि हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ ऑफ कंपाउंड एंड डिफरेंट लाइब्रेरीज़ ऑफ कंपाउंड है जिसमें हमने लीड कंपाउंड की मॉडिफिकेशन करके जो है वो उन्हें जो है वो या तो सिंथेसाइज़ किया है या तो उन्हें जो है वो हमने कंप्यूटेशनल के ज़रिए जो है वो उन्हें डिज़ाइन किया है और फिर उसके बाद उनकी हर किसी की एक मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स हमने कैलकुलेट किए हैं, हर किसी की फिज़िकोकेमिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं और फिर उन वैल्यूज़ को हम क्वांटिटेटिव मैनर के अंदर एक मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। यानी कि जो फिज़िकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मौजूद हैं, क्या वो फिज़िकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेट कर रही हैं, कितना रिलेट कर रही हैं, कितना उनके दरमियान कोरिलेशन है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या वीक कोरिलेशन है या कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये चीज़ हम जो है वो यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अब कौन कौन सी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ हम लेते हैं और उनके कौन कौन सी पैरामीटर्स जो है वो हमें यूज़ करने होते हैं QSAR बेस्ड स्टडीज़ परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आती है लिपोफिलिसिटी ऑफ अ ड्रग। जाहिर सी बात है एक ड्रग है तो उसकी लिपोफिलिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लिपोफिलिसिटी कहाँ से आती है? लिपोफिलिसिटी मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स मौजूद होंगे, एरोमेटिक रिंग्स मौजूद होंगी या कोई ऐसे ग्रुप मौजूद होंगे जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वही मॉलिक्यूल को लिपोफिलिसिटी देने के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। और उसको मेजर करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो जहन में रखने होते हैं। लॉग पी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, पाई सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए, RM वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए जो है वो QSAR मॉडल जो है वो डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करने के बाद हम उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। सही है। इसके साथ साथ सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है हमारे पास? पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी कहाँ से आती है? पोलराइजेबिलिटी जो है वो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल की जो है वो डायपोल नेचर की बेसिस पे जो है वो आ रही होती है। इसके साथ साथ हमारे पास वैन डर वाल इंटरेक्शन की बेसिस पे भी जो है वो हमें मिल रही होती है। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो चार्ज फॉर्म में मौजूद हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर और वो जो है वो उस मॉलिक्यूल को पोलराइजेबिलिटी देने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और उनके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्टिविटी, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ये डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए उसको रिलेट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जो आयनिक बॉन्ड्स हैं, चार्ज ट्रांसफ़र इंटरेक्शन जितना हो रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो वो सब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की प्रॉपर्टी दे रहा होता है उस मॉलिक्यूल को। और उनको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास R वैल्यू है, F वैल्यू है, सिग्मा वैल्यू है, ये सब हम यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर टोपोलॉजी ऑफ अ मॉलिक्यूल। टोपोलॉजी ऑफ अ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि
ज्योमेट्रिक फिट कितना है, मतलब वो किस तरह से रिसेप्टर में जो है वो अपने आप को एकोमोडेट कर रही है, स्टेरिक फीचर्स क्या हैं, तो इसके ज़रिए भी हम जो है वो QSAR मॉडल्स जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लिपोफिलिसिटी और पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कंट्रीब्यूट करी होती है ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग को। जब एक ड्रग लिपोफिलिक होगी तो वो बैरियर्स को क्रॉस करती हुई जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में चली जाएगी, और अगर एक ड्रग जो है वो बेसिकली पोलराइजेबल होगी, यानी कि उसके अंदर पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो ईजिली आयनाइज होगी, डिसोसिएट होगी, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में अच्छी होगी। और जो ज्योमेट्रिक और टोपोलॉजिकल फीचर्स होते हैं किसी भी ड्रग के, वो जो है वो बेसिकली आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं एकोमोडेशन ऑफ अ ड्रग ऑन द रिसेप्टर या द बाइंडिंग साइड। तो ये भी हमें जो है वो इस तरह से भी हम फीचर्स को रिलेट कर रहे होते हैं ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं बेसिकली ये मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स कहलाती हैं, जो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगी, डिस्क्राइब करेंगी। और हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके डिफरेंट सर्वर्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास उस मॉलिक्यूल के डिस्क्रिप्टर्स को कैलकुलेट करके जो है वो हमें दे देते हैं। जब हमारे पास मॉलिक्यूल के डिस्क्रिप्टर्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिर हम उन मॉलिक्यूल्स को QSAR बेस स्टडीज़ की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। सही है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आपको जो है वो बता दिया। सही है, उसके बाद सबसे पहले जो पैरामीटर्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास लिपोफिलिक पैरामीटर्स। अब लिपोफिलिक पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, हमने पहली बात की कि लिपोफिलिसिटी क्या होती है। लिपोफिलिसिटी का मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड या एक ड्रग की एबिलिटी कि वो अपने आप को एक्वस और नॉन एक्वस फेस में जो है वो पार्टीशनेट कर सके, तो दैट इज़ नोन एज द लिपोफिलिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। और लिपोफिलिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मालूम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके ज़रिए हम पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो मालूम करते हैं, लॉग पी वैल्यू मालूम करते हैं। किस तरह से, एक हमारे पास जो है वो वेसल होती है, फॉर सपोज़ ये हमारे पास एक वेसल है। सही है, अब उसके बीच में हमने जो है वो हाफ़ उसको ऑक्टेनॉल से फिल कर दिया और हाफ़ जो है वो बेसिकली हमने वाटर से फिल कर दिया। सही है, और इसके अंदर हमने ड्रग जो है वो ऐड कर दी, और बीच में हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब हम ये देखते हैं कि ड्रग अपने आप को कितना ऑक्टेनॉल में जो है वो क्या कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन है, और कितनी जो है वो वाटर में कंसंट्रेशन है। अगर उसकी ऑक्टेनॉल में कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये है कि लॉग पी वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी। जब लॉग पी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो वो ड्रग उतनी ही हाइड्रोफोबिक होगी, और अगर उसकी कंसंट्रेशन वाटर फेज़ में या एक्वस फेज़ में ज़्यादा होगी तो वो जो है वो बेसिकली वाटर लविंग होगी, और हाइड्रोफिलिक जो है वो ज़्यादा होगी, और उसकी लॉग पी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, बेसिकली हमारे पास कम आएगी। तो ये चीज़ जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास हमें जो है वो बताती है कि कितना कंपाउंड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और कितना कंपाउंड जो है वो हाइड्रोफोबिक है। सही है, तो ये बेसिक हमारे पास जो है वो हाइड्रोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी को मालूम करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास हम अब जो है वो लॉग पी वैल्यू को जो है वो रिलेट करेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग से। हमने यही वाली बात की थी ना आपसे कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर को यूज़ करते हुए, उसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए हम उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। अब किस तरह से हम लॉग पी वैल्यू को रिलेट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि QSAR बेस्ड स्टडीज़ में लॉग और 1/c जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल को, या कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल को एट द बाइंडिंग साइट, जो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो जो हमारे पास एक्टिविटी है उसको हम लॉग पी वैल्यू से जो रिलेट करते हैं वो इस फॉर्मूले के ज़रिए रिलेट करते हैं। अब किस तरह से रिलेशन होता है, कुछ ऐसे सेट्स ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनका लीनियर रिलेशनशिप होता है, और कुछ ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनका नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो हम दोनों को भी जो है वो देखेंगे। हमने क्या किया, हमने जो है वो फॉर सपोज़ हमने जो है वो 10 सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो है वो स्टडी की। सही है, अब किस तरह से हमने स्टडी की, हमने जो है वो एक पेरेंट कंपाउंड लिया, और उस पेरेंट कंपाउंड के बाद जो है वो हमने उसके जो है वो 10 डिफरेंट एनालॉग्स बना लिए केमिकल मॉडिफिकेशन के ज़रिए। हर एक का स्ट्रक्चर जो है वो हमने क्या किया, कंप्यूटर के ज़रिए डिज़ाइन कर लिया। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं या तो लैब में उनको सिंथेसाइज़ करके जो है वो उनकी लॉग पी वैल्यू को मेजर्ड करूँ, सही है, तो वो मेरे पास मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी, और या तो मैं जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो प्रेडिक्ट कर लूँ। कंप्यूटर में भी डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की सर्वर्स होते हैं, जो कि हमें लॉग पी वैल्यू को प्रेडिक्ट करके दे देते हैं। सही है, वो एल्गोरिथम पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। सही है,
अब मैंने ये बताया क्योंकि ये 2D एनालिसिस है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है वो ग्राफिकली उसको जो है वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और रिप्रेजेंट करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल जो आपके पास लॉग पी वैल्यू है किसी भी कंपाउंड की, जब हम उसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो उसकी जो है वो कंसंट्रेशन की वैल्यू निकल के आएगी। और फिर जब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लॉग पी वैल्यू को कंसंट्रेशन इनके साथ जो है वो प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद हम जो है वो उसका कोरिलेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो देखेंगे। और कोरिलेशन किस तरह से मालूम होता है, ये जो आपके पास स्लोप बनता है, ये जो आपके पास क्या कहते हैं, स्लोप बनता है, ये इस स्लोप की जो है वो बेसिकली स्लोप बनने के बाद यहाँ पर जो है वो आर स्क्वायर की वैल्यू आती है। और ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है यही हमें बताती है कि कितना कोरिलेशन है बिटवीन इन द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग एंड द लॉग पी वैल्यू। सही है। हमने क्या किया, हमने जो है वो हर एक कंपाउंड की लॉग पी वैल्यू निकाली और लॉग पी वैल्यू को इंडिविजुअली पुट किया हमने इस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद हमने जो है वो उसकी एक्टिविटी की वैल्यू निकाली और फिर उनको हमने प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद हमने जो है वो देखा कि किस तरह से इंडिविजुअल कंपाउंड ग्राफ पे जो है वो लाई कर रहे हैं। और लाई करने के बाद हमने देखा कि किस कंपाउंड की जो है वो लॉग पी वैल्यू और जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से किस तरह से रिलेट करिए। अब हम इस चीज़ को देखेंगे। फॉर सपोज़ हमने प्लॉटिंग कर लिया और प्लॉटिंग करने के बाद हमारे पास इस तरह का जो है वो रिज़ल्ट मिला। सही है। यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है वो लॉग पी वैल्यू है और वाई एक्सिस में हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग है जो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इसको रिलेट करेंगे। सही है। फॉर सपोज़ ये कंपाउंड नंबर 1 है, उसकी वैल्यू है, कंपाउंड नंबर 2 है, कंपाउंड नंबर 3 है, कंपाउंड नंबर 4 है, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है वो वैल्यूज़ हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो जैसे जैसे हमने प्लॉटिंग की तो जो लास्ट वाला कंपाउंड है उसकी लॉग पी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है, 3.82 है। जब उसकी लॉग पी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग है वो भी जो है वो बेसिकली यानी कि एक्टिविटी भी जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें लीनियर रिलेशनशिप मिला। लीनियर रिलेशनशिप क्या मिला कि हमारे पास जैसे जैसे जो है वो लॉग, तो हमने यही बात की कि अब हम रिलेट कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू या लॉग पी वैल्यू जो है वो उसकी एक्टिविटी से रिलेट करी। जब हमने इसको प्लॉट किया तो प्लॉट करने के बाद आप देखें तो यहाँ पर जो है वो लीनियरली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है लॉग पी वैल्यू के अंदर। इस कंपाउंड की लॉग पी वैल्यू जो है वो कम थी तो उसका जो कंसंट्रेशन या जो एक्टिविटी थी वो भी कम थी। और नेक्स्ट फिर 2 वाले की जो है वो ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो क्या कहते हैं आपके पास हमेशा लॉग पी वैल्यू जो है वो कंपाउंड की लीनियरली आपको दिखाई दे। कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनकी लॉग पी वैल्यू ज़्यादा तो होगी लेकिन उनकी जो है वो क्या कहते हैं आपके पास कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी आपको कम नज़र आएगी, यानी कि उनकी एक्टिविटी भी थोड़ी जो है वो कम नज़र आएगी। लेकिन रिलेशन हमेशा यहाँ पे क्या होगा, लीनियर होगा, ऑलवेज़ जो है वो हायर साइड पे जाएगा। तो यहाँ से ये बात जो है वो प्रेडिक्ट कर ली जाती है जब हम ये प्लॉट करते हैं। और प्लॉट करने के बाद जब हम ग्राफ को देखते हैं और आर स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं तो हम इस बात को प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये जो बाइंडिंग है बेसिकली किसी भी ड्रग की, वो लॉग पी वैल्यू से जो है इंक्रीज़ होगी। यानी कि लॉग पी वैल्यू और बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बाइंडिंग एफिनिटी के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि कंपाउंड की अगर लॉग पी वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी बाइंडिंग भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। यानी कि जब लॉग पी वैल्यू बढ़ रही है तो कंपाउंड क्या हो रहा है, हाइड्रोफोबिक हो रहा है। हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द कंपाउंड जो है वो बढ़ रही है। जब हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द कंपाउंड बढ़ रही है तो वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो बेसिकली रिसेप्टर से जो है वो बाइंडिंग शो कर रहा है। और बाइंडिंग शो करने के साथ साथ उसकी log 1/c वैल्यू भी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन इसकी भी एक सर्टेन जो है वो लिमिट है, सर्टेन लिमिट है, क्योंकि हमने बात की थी लिपिन, जितनी भी ड्रग्स जो है वो हम स्क्रीन करते हैं उन सबको लिपिंस्की रूल ऑफ 5 को जो है वो फॉलो करना होता है। यानी कि 5 रूल्स को जो है वो लाजमी जो है वो फॉलो करना होता है। और एक ड्रग को जो है वो हाइड्रोफोबिक होने के साथ साथ हाइड्रोफिलिक होना भी जो है वो ज़रूरी है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रेशो जो है वो उसका जो है वो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ड्रग कम्प्लीटली हाइड्रोफोबिक हो जाएगी तो वो बॉडी में ज़्यादा देर तक रिटेन करेगी। और जब वो बॉडी में ज़्यादा देर तक रिटेन करेगी तो उसकी हाफ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी और वो जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस जो है वो कर सकती है। तो ये रिलेशनशिप लीनियर तो है लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू तक हम उसको जो है वो रखते हैं, क्योंकि अगर लिमिट से जो है वो बाहर चली जाएगी तो फिर हमारा मोटिव जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये लीनियर रिलेशनशिप था लॉग पी वैल्यू का विद द
बाइंडिंग ऑफ द ड्रग। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो करती हैं। लीनियर रिलेशनशिप कौन सी ड्रग्स शो कर रही हैं? जो हाइड्रोफोबिक हैं, सही है, जिनके अंदर हाइड्रोफोबिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है। अब नॉन लीनियर ड्रग की बात करेंगे। नॉन लीनियर ड्रग्स जो है वो बेसिकली आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप वाली ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनका कर्व जो है वो स्ट्रेट नहीं आता, जिनका कर्व क्या होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, यानी कि वो एक ख़ास ऐसे लॉग पी वैल्यू के ऊपर एक हाइट तो अटेन कर लेता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन तो अटेन कर लेता है, सही है। एक ख़ास लॉग पी वैल्यू पे जो है वो एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो, यानी कि एक मैक्सिमम बाइंडिंग जो है वो अचीव कर लेता है। लेकिन जब वो लॉग पी वैल्यू उस वैल्यू से आगे जाती है, एक ऑप्टिमम वैल्यू से आगे जाती है, तो उनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, सही है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो क्या है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अब ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्यों होता है? ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप इसलिए होता है क्योंकि उस ड्रग के अंदर कुछ हाइड्रोफिलिक एक जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स भी मौजूद होते हैं। वो हाइड्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं, उसकी लॉग पी वैल्यू को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। जब वो लॉग पी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तो हमारे पास बाइंडिंग एफिनिटी भी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, एक पैराबोलिक कर्व मिलता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो क्लासिकल एग्जांपल है वो क्या है, जर्नल एनेस्थेटिक एक एक्टिविटी ऑफ ईथर्स, यानी कि हमारे पास जो ईथर बेस्ड जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगी उनकी एक्टिविटी में जो है वो हमें इस टाइप का जो है वो कर्व मिलेगा। मतलब उन्हें अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक ख़ास लॉग पी वैल्यू तक जो है वो जाना पड़ेगा, और जब वो लॉग पी वैल्यू अटेन कर लेंगे तो वो अपनी उनकी बाइंडिंग जो है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, कुछ टाइम के बाद उनके अंदर जो है वो ओरिएंटेशन में फ़र्क आ जाता है ग्रुप की, जिसकी वजह से उनकी लॉग पी वैल्यू जो है वो दोबारा जो है वो क्या कहते हैं, ऑप्टिमम वैल्यू से दूर जाने लगती है। जब वो ऑप्टिमम वैल्यू से दूर जाने लगती है तो उनकी जो है वो एक्टिविटी क्या हो जाती है, आपके पास बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जब लॉग पी वैल्यू बढ़ेगी तो बाइंडिंग भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉग पी वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन बाइंडिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। और ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो उन्होंने जो है, क्योंकि ऑलरेडी ईथर्स ने जो है वो अपनी एक ऑप्टिमम लॉग पी वैल्यू जो है वो अचीव कर ली है, और अचीव करके जो है उन्होंने अपनी एक्टिविटी जो है वो दे दी है। अब अगर लॉग पी वैल्यू, अगर वो इस लॉग पी वैल्यू से डेविएट करेंगे तो जो है वो अपनी उनकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट इज़ द नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द बाइंडिंग एंड द लॉग पी वैल्यू, सही है। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से हम लॉग पी वैल्यू को बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड से रिलेट करें, और उसकी इक्वेशन भी देखें, हमने यहाँ पे क्वांटिटेटिवली उसे जो है वो एक्सप्रेस कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास सेकंड जो पैरामीटर आता है जो हाइड्रोफोबिसिटी या लिपोफिलिसिटी ऑफ द कंपाउंड को रिलेट करता है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, वो होता है पाई सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट या हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट का मतलब क्या है, और पाई सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट जो उसका दूसरा नाम है उसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर हम जो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर, वो उनकी हाइड्रोफोबिसिटी को मेजर करेंगे कि वो ग्रुप्स जो है वो किस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिसिटी को जो है वो चेंज कर रहे हैं इन कंपैरिजन विद द हाइड्रोजन। और जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास उनकी अपनी ख़ुद की जो है वो वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, जब हमने फॉर सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है बेंजीन की, सही है। अभी बेंजीन में जो फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन एटम मौजूद है उसके पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, सही है। इस बेंजीन की जो ओवरऑल जो लॉग पी वैल्यू यानी कि जो हाइड्रोफोबिसिटी है वो कितनी है, 2.13, सही है। कब है 2.13, जब यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। भाई इस हाइड्रोजन की भी तो अपनी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, इस हाइड्रोजन की भी तो अपना कोई एक पर्टिकुलर रोल होगा हाइड्रोफोबिसिटी के अंदर। जब हम स्पेसिफिक ग्रुप की हाइड्रोफोबिसिटी के बारे में या उसके कांस्टेंट वैल्यू के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। पाई हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप की हाइड्रोफोबिसिटी क्या है, और जो लॉग पी वैल्यू होती है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की हाइड्रोफोबिसिटी बता रही होती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की हाइड्रोफोबिसिटी कहाँ से आती है, इंडिविजुअल की वैल्यू को जब हम सम करते हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की हाइड्रोफोबिसिटी जो है वो हमें मिल जाती है, सही है।
अभी यहाँ पर जो है वो क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगा हुआ था। अब जैसे ही मैंने इस हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया, तो अगर आप ये देखें तो क्लोरीन की जो हाइड्रोफोबिसिटी है इटसेल्फ, जो पाई की वैल्यू है वो कितनी है, 0.71, सही है। और ये 0.71 किस में है, प्लस में है। तो जो पाई की वैल्यू अगर आपके पास प्लस में होगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन है वो जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है, सही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूएंट की हाइड्रोफोबिसिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं हाइड्रोजन एटम से, और फिर हम ये चेक करते हैं कि जब हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिसिटी पे क्या इफेक्ट आया। और जब ओवरऑल की मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ जाएगी, तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जब लॉग पी वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टाइप की इक्वेशन की जो है वो मदद लेते हैं, सही है। किस तरह से, log p वैल्यू ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट माइनस log p वैल्यू ऑफ दैट हाइड्रोजन, और फिर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूएंट की हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है, यानी कि हम हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे होते हैं। हमने बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में जब कन्वर्ट किया तो उसकी log p वैल्यू जो है वो बढ़ गई। log p वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि क्लोरीन की इटसेल्फ जो पाई की वैल्यू है वो हाइड्रोजन की पाई की वैल्यू से ज़्यादा है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उस मॉलिक्यूल को कौन सा कैरेक्टर देगी, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर देगी, सही है। दूसरी बात क्या है, अब हमने मज़ीद मॉडिफिकेशन की, मज़ीद मॉडिफिकेशन करके हमने बेंजेनमाइड बना दिया। जब हमने बेंजेनमाइड बनाया तो बेंजेनमाइड में जो है वो अमाइड ग्रुप आ गया, और अमाइड ग्रुप की इटसेल्फ जो पाई की वैल्यू है या जो हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर है। तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो ये बात बताती हैं कि वो जो ग्रुप है वो जो है वो हाइड्रोजन से लेस हाइड्रोफोबिक है, यानी कि जो अमाइड ग्रुप है वो क्या है, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। जब हाइड्रोफिलिक होगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल कंपाउंड की एक्टिविटी भी क्या, ओवरऑल कंपाउंड की जो है वो log p की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब ओवरऑल कंपाउंड की log p वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। और जब कंपाउंड हाइड्रोफिलिक होगा तो उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी या जो बाइंडिंग एफिनिटी होगी वो भी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम जो है वो इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूएंट की जो है वो पाई वैल्यू को ओवरऑल log p वैल्यू से भी जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं, और ये भी एक पैरामीटर है जिसे हम QSAR एनालिसिस में जो है वो यूज़ करते हैं, और इसी की बेसिस पे ही एनालिसिस जो है वो कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एनालिसिस देखा कि क्लोरीन को जो हमने लगाया तो क्या इफेक्ट आया, अमाइड ग्रुप को जब हमने लगाया तो क्या इफेक्ट आया बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जब हमने क्लोरीन ग्रुप को लगाया तो कंपाउंड की हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि इटसेल्फ क्लोरीन की जो पाई की वैल्यू थी वो हाइड्रोजन की वैल्यू से ज़्यादा थी, तो कंपाउंड मोर हाइड्रोफोबिक हो गया। और जब हमने अमाइड ग्रुप लगाया तो अमाइड की जो इटसेल्फ पाई वैल्यू थी या पाई सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट था वो कम था हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से जो है वो कंपाउंड हाइड्रोफिलिक हो गया। तो इस तरह से भी जो है वो हम जो है वो पाई सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं और उसको रिलेट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि पी वैल्यू जो QSAR इक्वेशन बनती है पूरी की पूरी मॉलिक्यूल की, जो उसकी एक्टिविटी को डिफ़ाइन कर रही थी, उसमें हम पी वैल्यू को भी लेते हैं और पाई वैल्यू को भी लेते हैं। पी वैल्यू जो है वो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया पूरे मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल हाइड्रोफोबिसिटी होती है, जो कि रिलेट करती है उसकी एब्जॉर्प्शन और बाइंडिंग से, वो हमें कौन बताती है, पी वैल्यू बताती है। लेकिन जो पाई वैल्यू होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, स्पेसिफिक रीजन जो होते हैं उस मॉलिक्यूल के, जो बाइंडिंग साइट पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी जो है वो वैल्यू जो हमें मेजर करनी होगी वो हमें पाई वैल्यू बताएगी। यानी कि पाई वैल्यू मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्रुप्स होंगे उनकी जो है वो हाइड्रोफोबिसिटी बताएगी, और जो पी वैल्यू होगी वो ओवरऑल मॉलिक्यूल की जो है वो बेसिकली आपके पास ऐसे वैल्यू जो है वो हमें बता रही होगी, और पाई वैल्यू ही रिलेट करती है किससे, पी वैल्यू से, सही है। अच्छा, अब जैसे कि हमने बात की कि बेसिकली हमारे पास हम जो है वो पाई वैल्यू को यूज़ करते हुए जो है वो ओवरऑल मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिसिटी भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, अच्छा, सबसे पहली बात हमें ये समझनी होगी कि जो पी वैल्यू, जो हमारे पास पाई वैल्यू होगी वो सिर्फ हम पेरेंट स्ट्रक्चर के लिए जो है वो वैलिड होगी। मतलब अगर हम पाई वैल्यू निकालना चाह रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, तो जो हमने पेरेंट स्ट्रक्चर बनाया है उसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए जो है वो हम आगे जो है वो फर्दर मूव करेंगे, सही है, क्योंकि पेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर ही हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, सही है। अच्छा जी, और हम
इंडिविजुअल पाई वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जो है वो ओवरऑल जो है वो कंपाउंड की हाइड्रोफोबिसिटी भी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। अब किस तरह से मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दी हुई है कि हमने बेंजीन इनके अंदर मॉडिफिकेशन की और मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने जो है वो एक मेटा ग्रुप पे जो है वो हमने 3 और 5 पोजीशन के ऊपर हमने जो है वो एक पे हमने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया और एक पे जो है वो हमने अमाइड ग्रुप जो है वो लगा दिया। सही है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास मेटा क्लोरोबेंजेनामाइड जो है वो ग्रुप हमें मिला। सही है, मेटा पोजीशन पे हमने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, बेंजेनामाइड का है। सही है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पेरेंट स्ट्रक्चर क्या था, बेंजीन था। तो बेंजीन की लॉग पी वैल्यू हमने यहाँ पे जो है वो पुट कर दी। सही है, फिर हमने क्या मॉडिफिकेशन की, हमने ये वाली बात की ना कि पाई वैल्यू सिर्फ पेरेंट स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होती है। सही है, हमने पेरेंट स्ट्रक्चर की लॉग पी वैल्यू लिया। पेरेंट स्ट्रक्चर में पहले हमने कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगाया, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लगाया। तो ओवरऑल बेंजीन रिंग की लॉग पी वैल्यू, फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, क्लोरीन की पाई वैल्यू, और फिर सेकंड हमने कौन सा ग्रुप लगाया था, अमाइड, और उसकी पाई वैल्यू। तो हमने इन सब की वैल्यूज़ को पुट करके क्या किया, प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद हमारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई, सही है, जो हमने खुद ही जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट करके जो है वो हमने कैलकुलेट की, वो कितनी थी, वो है 1.35। सही है, तो ये हमारे पास क्या आई, थ्योरेटिकल लॉग पी वैल्यू आई उस पूरे कंपाउंड की। सही है, और जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो हमने पार्टीशन कोफिशिएंट वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे जो हमने लॉग पी वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई, 1.51 आई, यानी कि एक दूसरे से जो है वो ये क्लोजली जो है वो रिलेटेड है। तो इस तरह से जो है वो हम हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं और दोनों वैल्यूज़ को, पी वैल्यूज़ को और पाई वैल्यूज़ को हम QSR इक्वेशन में जो है वो इंक्लूड करते हैं। और पी वैल्यू हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिसिटी बताती है, लेकिन जो पाई वैल्यूज़ जो है वो सिर्फ क्या बनाएंगी, स्पेसिफिक रीजन की हाइड्रोफोबिसिटी बताएगी जो रिसेप्टर के हाइड्रोफोबिक रीजन से जो है वो इंटरेक्ट करने में मदद करेंगे और एक्टिविटी परफॉर्म करने में मदद करेंगे। सही है, तो इस तरह से हमारे पास पाई वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिसिटी जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सही है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है हैमेट कांस्टेंट। हमने यहाँ पर जो है वो लिपोफिलिसिटी पैरामीटर्स को जो वो स्टडी कर लिया कि जब हम कंपाउंड के QSR मॉडल डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें पी वैल्यूज़ को भी लेना होता है और पाई वैल्यूज़ को भी जो है वो कंसिडर में लेना होता है और फिर उसको हमें रिलेट करना होता है विद द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं जो कि बाइंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सही है, हमें इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को भी जो है वो कंसिडरेशन में लेना होता है। सही है, कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट एंड उस पर्टिकुलर कंपाउंड में लगा हुआ है उसकी इटसेल्फ नेचर क्या है, क्या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ही कंपाउंड की आयनाइजेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है। सही है, और वही जो है वो बेसिकली आपके पास कंपाउंड की रिएक्टिविटी पे जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है। सही है, क्योंकि कितनी परसेंट ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी, कितनी परसेंट ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। अगर आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी तो कंपाउंड के ऊपर चार्ज आ जाएगा, जब उसके ऊपर चार्ज आएगा तो कंपाउंड जो है वो क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। सही है, और अगर अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रहेगी ड्रग तो कंपाउंड जो है वो अनचार्ज फॉर्म में रहेगा और उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और जो है वो क्या कहते हैं उसकी बाइंडिंग भी जो है वो अच्छी होगी। सही है, तो इस तरह से भी जो है वो हम सिर्फ लिपोफिलिक पैरामीटर्स नहीं, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस भी जो है वो उसकी जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल और उसकी जो है वो क्या कहते हैं बाइंडिंग एफिनिटी से भी और आयनाइजेशन से भी रिलेट करती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की इस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली जिसका नाम था हैमेट कांस्टेंट, और उसको हम सिग्मा से जो है वो डोनेट करते हैं। हैमेट कांस्टेंट हमें ये बताता है कि फॉर सपोज़ हमने एक ड्रग बनाई, फॉर सपोज़ बेंजोइक एसिड था। सही है, ये बेंजोइक एसिड है। अब इस बेंजोइक एसिड के ऊपर जो है वो इसकी कुछ ना कुछ अपनी जो है वो एक आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होगी, इसका अपना जो है वो क्या कहते हैं एक रिएक्टिविटी होगी। अब मैंने इस बेंजोइक एसिड के ऊपर कोई भी ग्रुप की जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर दी। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो विड्रॉ कर लेता है। जब रिंग से अपने आप को इलेक्ट्रॉन इनको जो है वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो विड्रॉ करने की वजह से क्या होता है, जो
आपके पास हाइड्रोजन होता है वो जो है वो लूज़ हो जाता है और कंपाउंड उन जो है वो रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, रिंग के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि रिंग जो है वो क्या हो जाती है, रिंग जो है वो उसका चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है। सही है, जब रिंग का चार्ज जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होता है वो राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाता है। सही है, जब राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो आपके पास ड्रग जो है वो उसका जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है वो जो है वो ज़्यादा हो जाती है और अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सही है, तो ये इस तरह से जो है वो हम रिलेट करते हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के इफ़ेक्ट को। सही है, इसी तरह से जब मैंने बेंजोइक एसिड के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया, रिंग सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन को दे दिया, और जब रिंग सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो रिंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गई और ओवरऑल रिंग के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ गया, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम था वो अब किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। सही है, यानी कि रिंग जो है वो ज़्यादातर आयनाइज्ड फॉर्म में रही और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास इस तरह से जो है वो क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो है वो इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी के ऊपर। सही है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक नेचर देगा और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो रिंग को न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है वो प्रोवाइड करेगा, और इसकी एक कांस्टेंट जो है वो वैल्यू होती है जिसे हम हैमिट कांस्टेंट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको भी QSAR मॉडल के अंदर जो है वो हम ऐड कर रहे होते हैं। सही है, हैमिट कांस्टेंट जो है वो बेसिकली एक लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप है जो कि आपके पास एक पर्टिकुलर एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर जब हम किस सिर्फ पैरा पोजीशन के ऊपर और मेटा पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हम स्टडी नहीं कर रहे होते। हमने एक एरोमेटिक रिंग ली, उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर और मेटा पोजीशन के ऊपर हमने डिफरेंट ग्रुप्स अटैच किए, और डिफरेंट ग्रुप अटैच करने के बाद अब हम उन ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेक कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग की तरफ पुश करेंगे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से ले लेंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स की स्टडी करने के लिए जो कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करेंगी सिर्फ ओनली पैरा और मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन को हम नहीं लेते हैमिट कांस्टेंट के अंदर। सिर्फ वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो ऑर्थो या मेटा, जो पैरा या मेटा पे लगे हुए होंगे उनका इफेक्ट चेक करेंगे और उनको जो है वो फिर रिलेट करेंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। सही है, और यहाँ पर बेसिकली आपके पास जाहिर सी बात है यहाँ पर हम मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, और जो है वो कंडीशंस जो हमने रिएक्शन के वक्त दी हैं उसके ज़रिए भी जो है वो हम जो है वो क्या कहते हैं इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास वैल्यू आती है हैमिट कांस्टेंट की जिसे हम सिग्मा वैल्यू कहते हैं, वो सिग्मा वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इंड्यूसिव और इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर। अब इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो सिग्मा वैल्यू होती है वो भी डिपेंड करती है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के ऊपर कि वो सब्स्टिट्यूएंट मेटा पे लगा हुआ है या पैरा पे लगा हुआ है। सही है, और ऑर्थो पोजीशन जो है वो बेसिकली आपके पास हम ऑर्थो पोजीशन को इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो रिजिडिटी आ जाती है और मॉलिक्यूल जो है वो आगे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो अच्छा नहीं देता। सही है, तो यहाँ पर यानी कि हैमिट कांस्टेंट की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि हैमिट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि जो रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है मेटा पोजीशन के ऊपर या पैरा पोजीशन के ऊपर, तो वो उस रिंग पे किस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, आया वो इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है या रेजोनेंट इफेक्ट दे रहा है या दोनों इफेक्ट दे रहा है। सही है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है वो हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इफेक्ट करेगी। और दूसरी बात ये कि वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ कहाँ है, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है या पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, उसके ऊपर भी हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। अब किस तरह से डिपेंड करेगी ये हम जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल से जो है वो आपको समझाएंगे। सही है, अब ये डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और उन सब की जो है वो हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। सही है, अब अगर आप देखें डाई मिथाइल अमाइनो, जब डाई मिथाइल अमाइनो को हमने पैरा पोजीशन पे लगाया तो उसकी हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, -0.83, और उसकी को जब हमने मेटा पोजीशन पे लगाया तो उसकी जो हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, और कम हो गई। सही है, इसी तरह से अमाइनो ग्रुप को देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की हैमिट
कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है। और हैमिट कांस्टेंट वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? हैमिट कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड करती है कि पैरा पोजीशन पे लगाने पे क्या इफेक्ट आया उस ग्रुप का और मेटा पोजीशन पे लगाने पे उस ग्रुप का क्या इफेक्ट आया। सही है, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अब ये देखेंगे कि आप आगे जाके एग्जांपल्स में देखेंगे कि एक ही ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगने पे डिफरेंट टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करे और एक ही ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगने पे डिफरेंट टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इसलिए उनकी जो है वो हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट आ रही है। सही है। अच्छा, पहले हमने बात की जो हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इंडक्टिव और रेजोनेंट इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि सब्स्टिट्यूएंट मेटा पे लगा हुआ है या पैरा पे लगा हुआ है। और ऑर्थो वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नहीं लेते क्योंकि ऑर्थो वैल्यूज़ में स्टेरिक हिंड्रेंस का जो है वो रोल जो है वो आ जाता है। सही है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरह से हैमिट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो है वो डिफरेंट हो रही है। सही है। फॉर सपोज़ ये हमारे पास एक ड्रग थी। सही है। और उस ड्रग पे जो है वो हमने मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब हमने मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया तो ये जो नाइट्रो ग्रुप था, सही है, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? इसकी प्रॉपर्टी इसने जो है वो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था। क्या ग्रुप था? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप था। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? वो जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेता है और जब रिंग से अपने आप मतलब रिंग के अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो अब कहाँ मूव करेंगे? नाइट्रो ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। सही है, कि नाइट्रो ग्रुप था। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? नाइट्रो ग्रुप की तरफ मूव करेंगे और जो रिंग का जो कार्बन एटम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो नाइट्रोजन ग्रुप होगा उस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और ओवरऑल जो नाइट्रो ग्रुप होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा? फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड टू सब्स्टिट्यूएंट। सही है। तो इसकी वजह से ओवरऑल रिंग के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रो ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली आपके पास फ्रॉम द रिंग टू द नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो कहाँ आ गई? ज़्यादा कहाँ हो गई? नाइट्रो ग्रुप की तरफ हो गई। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड टू द सब्स्टिट्यूएंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल चार्जेस या पोलराइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। सही है। यानी कि क्या हुआ, जब इस नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, जब इस नाइट्रो ग्रुप ने सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया तो इस रिंग के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस रिंग के अंदर जो है वो डीस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई और जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड टू द नाइट्रो ग्रुप हो गया, जिसकी वजह से नाइट्रो के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे डाइपोल फॉर्म हो गया, पोलराइजेशन हो गई और इसी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और जब हमने जो है वो हैमिट कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट की मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगाने से तो उसकी वैल्यू कितनी आई? 0.71 आई। सही है। और ये 0.71 क्यों आई? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ने जो है वो क्या किया? कंट्रीब्यूट किया। यानी कि जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मेटा पोजीशन पे लगेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो वो कौन सा इफेक्ट देगा? वो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो देगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप से जो है वो दूर जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? रिंग के वो मतलब वो रिंग के सिस्टम के अंदर डोनेट करेगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो ग्रुप्स शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो अपने आप से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को दूर करते हैं। सही है। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ग्रुप्स शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं, जो रिंग सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। सही है। और जो भी ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा हुआ होगा वो हमेशा कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो ग्रुप है क्या। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, लेकिन अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो है वो हैमिट कांस्टेंट वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है मेटा और पैरा पोजीशन की सब्स्टिट्यूशन के ऊपर सेम ही ग्रुप की, और जो है वो क्या कहते हैं? इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर। सही है। जब नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लगा तो मेटा पोजीशन पे जो है वो ऑल्थो नाइट्रो ग्रुप क्या था? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट का था,
तो उसने क्या किया, उसने इंड्यूसिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब मेटा पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तो वो इंडक्टिव इफेक्ट देगा, और यानी कि मेटा पोजीशन सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को जो है वो फेवर करेगी, सही है, कोई भी ग्रुप लग जाए। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट किस टाइप का होगा, वो डिपेंड करेगा उस ग्रुप की नेचर के ऊपर। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, सही है। अच्छा, अब यही चीज़ हम नीचे देखते हैं कि हमने क्या किया, अब हमने जो है वो नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया किस पोजीशन के ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर। अब हम पैरा पोजीशन पे आ गए, सही है। ये ड्रग थी 1 2 3 4 पोजीशन के ऊपर हमने क्या किया, पैरा पोजीशन के ऊपर जो है वो हमने नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया, सही, ये आ गया पैरा पोजीशन के ऊपर, सही है। अब जब हमने पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया तो पैरा पोजीशन सबसे पहले ये ऑलरेडी ये वाला ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सही है। अब इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, इस रिंग से जो है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपके पास जो ये वाला डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड अब शिफ्ट होके इस नाइट्रो ग्रुप के साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया। जब इस नाइट्रो ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर जो वैलेंसी थी वो डिस्टर्ब हो गई। इस वैलेंसी को जो है वो करेक्ट करने के लिए इस ऑक्सीजन ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी थी वो कितनी हो गई, 4 हो गई, सही है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड बना लिया इसने। जब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है। और जब रिंग से जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गया तो रिंग में एक डेफिशिएंसी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है। तो ये जो इफ़ेक्ट हुआ, ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो क्या इफ़ेक्ट आ गया, इंडक्टिव इफ़ेक्ट आ गया, सही है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट यानी कि जब पैरा पोजीशन पे हमने नाइट्रो ग्रुप को लगाया तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप की लगने की वजह से पहले हमें कौन सा इफेक्ट मिला, इंडक्टिव इफेक्ट मिला। और इंडक्टिव इफेक्ट क्यों मिला, क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप जो था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से क्या हुआ, इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले लिया, पाई बॉन्ड को जो है वो ब्रेक किया, और जब पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई इसने खुद इटसेल्फ रिंग के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया और रिंग के ऊपर चार्ज की जो है वो डेफिशिएंसी हो गई। अब जब रिंग के ऊपर चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई तो रिंग क्या करेगी, रिंग उस चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी, और जब रिंग उस चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी तो ये जो रिंग सिस्टम के अंदर जो पाए बॉन्ड्स होंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, उनकी डीलोकलाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, और जो है वो क्या कहते हैं, वो अपने आप को जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, और शिफ्ट करते करते जो है वो डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर तब तक बनते रहेंगे जब तक हमारे पास दोबारा जो है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर हमें ना मिल जाए, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रो ग्रुप जब पैरा पोजीशन पे जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो नाइट्रो ग्रुप ने इंडक्टिव इफेक्ट भी हमें दिया और साथ साथ रेजोनेंस इफेक्ट भी दिया। यानी कि पैरा पोजीशन इंडक्टिव इफेक्ट को भी जो है वो फेवर करती है और रेजोनेंस इफेक्ट को भी फेवर करती है, सही है। और डिपेंड करता है कि वो ग्रुप है क्या। अगेन वही वाली बात, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो उसने कौन सा इफेक्ट दिया होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिया होगा। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट तो दे रहा है, वही मेटा पोजीशन वाला इफेक्ट तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ कौन सा इफेक्ट भी दे रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट भी दे रहा है। रेजोनेंस भी हमें यहाँ पर जो है वो मिल रही है अलॉन्ग विद दैट। तो यहाँ से ये बात पता चली कि आपके पास एक ही ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू पे फ़र्क आता है। क्यों, क्योंकि मेटा पोजीशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई भी ग्रुप आप मेटा पोजीशन पे लगा दें वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देगा, लेकिन अगर आप उसी ग्रुप को जो है वो पैरा पोजीशन पे लगाएंगे तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी मिलेगा और रेजोनेंस इफेक्ट भी मिलेगा। जब दोनों इफेक्ट मिलेंगे तो हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, सही है। तो इस तरह से एक ही ग्रुप की जो है वो डिफरेंट जगह पे सब्स्टिट्यूट करने से हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू पे फ़र्क आता है ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सही है। इस चीज़ को भी हम SAR में जो है वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, सही है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो है वो एग्जांपल दी जा रही है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एग्जांपल दी जा रही है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जब हमने मेटा पोजीशन के ऊपर जो है वो सब्स्टिट्यूट किया तो मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करने की वजह से ये जो ग्रुप था ये क्या था, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसने बिहेव किया, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिहेव करने की वजह से सिर्फ कौन सा इफेक्ट आया, इंडक्टिव इफेक्ट आया। लेकिन जब हमने इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है वो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट किया तो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से
यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नेचर अब अलग हो गई। क्यों नेचर अलग हो गई? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो उसमें जो ऑक्सीजन एटम के जो लोन पेयर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो बेसिकली रिंग सिस्टम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। और जब रिंग सिस्टम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया तो अगेन ना हमारे पास यहाँ पर जो है वो रेजोनेंस हमें मिली, और रेजोनेंस मिलने की वजह से जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अंदर जो है वो हम जो है वो रेजोनेंस को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो उस सब्स्टिट्यूएंट से दूर जा रही होती है, और जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर कौन सा हमें इफेक्ट मिलता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मिलता है। सही है, लेकिन हम इंडक्टिव इफेक्ट को इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर नहीं करते। यहाँ पे हम सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट को प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसीलिए जो है वो पैरा पोजीशन पे जो है वो क्या कहते हैं, जो हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द मेटा पे। यानी कि यहाँ पर आप इस बात को समझें कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मेटा पोजीशन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे बिहेव करके इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, तो उसकी हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मेटा पोजीशन पे जो है वो हमें मिलेगी। लेकिन अगर वही हमने सेम ग्रुप को पैरा पोजीशन पे लगा दिया और अब अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पे बिहेव करे, तो उसकी हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगी। बनस्बत पीछे वाली एग्जांपल के कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, और उसने जो है वो क्या कहते हैं, रिंग सिस्टम के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट भी दिया और रेजोनेंस इफेक्ट भी दिया, तो उसकी हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट ग्रुप्स की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर की बेसिस के ऊपर जो है वो हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो ग्रुप जो है वो हमें रेजोनेंस इफेक्ट दे रहा है या इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है, या दोनों इफेक्ट हमें जो है वो मिल रहे हैं। सही है, ये और एग्जांपल है कि किस तरह से जो है वो ये कि जब हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया बेंजोइक एसिड के ऊपर, तो जब हमने उस रिंग सिस्टम से उसने जो है वो क्या किया, चार्ज को जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींचा। जब चार्ज को अपनी तरफ खींचा तो रिंग जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, उसने जो है वो चार्ज को स्टेबलाइज़ किया, और जो इक्विलिब्रियम था फ्रॉम जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। जब इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो हमें हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे उनकी जो हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सही है, इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को देखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब हमने रिंग सिस्टम के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब चार्ज जो है वो क्या हो गया, डीस्टेबलाइज हो गया, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई। जब रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो रिंग अपने आप को जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ लेके चली गई, और दोबारा जो है वो उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि वो जो है वो स्टेबलाइज सिस्टम की तरफ जो है वो आ जाए। तो इक्विलिब्रियम अब लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। जब इक्विलिब्रियम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ तो जो हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू थी वो नेगेटिव में आने लग गई, और जब हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव में आने लग गई तो जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास जो है वो एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब ये है कि जब आप रिंग सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने की वजह से हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिलेगी आपको, और जब हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिक सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो कंपाउंड की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। सही है, तो यहाँ पे आके मैंने आपको जो है वो हैमेट कांस्टेंट की भी जो है वो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दे दी कि डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट जगह पे सब्स्टिट्यूट करने की वजह से हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू पे फ़र्क आते हैं, और हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही जो है वो एक्टिविटी आपको जो है वो कंपाउंड की इंक्रीज़ मिलेगी। तो इस हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू को भी हम QSAR इक्वेशन में जो है वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे ये बात समझें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो रिंग सिस्टम के चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा, और रिंग सिस्टम रेजोनेंस इफेक्ट में जो है वो ज़्यादा जाएगी, उसका रेजोनेंस इफेक्ट आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट, और जो है वो हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव पे आएगी। पैरा पोजीशन की बात हुई है, लेकिन मेटा पोजीशन पे वही सेम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट देगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो रिंग सिस्टम को स्टेबलाइज कर देगा, तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मिलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट के साथ रेजोनेंस इफेक्ट भी मिलेगा, लेकिन हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव मिलेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो लेस एक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। सही है, अच्छा फिर हमारे पास थर्ड
जो आपके पास पैरामीटर आता है वो आता है स्टेरिक पैरामीटर। स्टेरिक पैरामीटर में बेसिकली हम क्या चेक करते हैं कि हमने जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया है उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर, उसकी वो कितना वॉल्यूम जो है वो घेर रहा है, उसकी ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स क्या हैं, उसकी स्टेरिक पैरामीटर्स क्या हैं, कि वो रिजिड सिस्टम बना रहा है उस ड्रग को या फ्लेक्सिबल सिस्टम बना रहा है, और वो कितना बल्की है, और जो है वो क्या कहते हैं, क्या वो ड्रग के कॉन्टैक्ट को रिसेप्टर के साथ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज़ करेगा या नहीं। तो इस प्रॉपर्टीज़ को जो है वो बेसिकली हम किस तरह से मालूम करते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम मालूम करते हैं। सबसे पहला जो है वो स्टेफेड स्टेरिक फैक्टर है, मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्टिविटी है, और वर्ल्ड लूप स्टेरिक पैरामीटर्स हैं। इन 3 टाइप के पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को भी जो है वो हम जो है वो QSAR इक्वेशन में जो है वो पुट करते हैं, और पुट करने के बाद उसको जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं विद द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, क्योंकि ये टाइप के पैरामीटर्स जो है वो हमें ड्रग की कांटेक्ट के बारे में बताएंगे विद द रिसेप्टर साइड, कि कितना क्लोज कांटेक्ट जो है वो हो सकता है रिसेप्टर से उस ड्रग का। तो सबसे पहले आता है टेफ्ट स्टेरिक फैक्टर। टेफ्ट स्टेरिक फैक्टर हमारे पास जो है वो उसको हम डोनेट करते हैं ES से, सही है, और ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड को जो है वो कंपेयर करता है। आपके पास जो है वो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस को हम कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड ईस्टर, सही है, यानी कि फॉर सपोज हमारे पास ये एक ईस्टर ग्रुप था, सही है, ये हमारे पास एक पेरेंट कंपाउंड था अनसब्स्टिट्यूटेड ईस्टर, इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो अलग थी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K0 से, सही है। पेरेंट कंपाउंड की जो हाइड्रोलिसिस होती है उसको हम किससे डोनेट करते हैं, K0 से डोनेट करते हैं। अब मैंने इस ईस्टर पे क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर दी, इस R की जगह मैंने क्या लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया, सही है। अब वो ग्रुप क्या करेगा, वो ग्रुप जो है वो इस पर्टिकुलर ईस्टर की जो है वो हाइड्रोलिसिस पे क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, सही है। तो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ईस्टर होगा उसकी हाइड्रोलिसिस को हम KX से डोनेट करेंगे, और जो पेरेंट ईस्टर होगा उसको हम किसे डोनेट करेंगे, K0 से डोनेट करेंगे, और दोनों की लॉग वैल्यूज़ लेकर उसको जब हम माइनस करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे, तो वो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, टेफ्ट स्टेरिक फैक्टर, सही है। तो ये जो टेफ्ट स्टेरिक फैक्टर होता है ये इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस को, ईस्टर्स की हाइड्रोलिसिस को जो है वो कंपेयर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है अंडर द एसिडिक कंडीशन, सही है। अच्छा जी, जैसे यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, सही है, हमने क्या किया, हमने एक पेरेंट ईस्टर लिया, सही है, ये पेरेंट ईस्टर था। अब ईस्टर जब हाइड्रोलाइज होता है तो हमारे पास वो अल्कोहल और जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो क्या होता है, अपने आप को जो है वो ब्रेक कर लेता है, सही है। अब हम ये देखेंगे जब हमने पेरेंट ईस्टर के ऊपर कोई भी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन की, फॉर सपोज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट करेगा। जब इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो डोनेशन की वजह से क्या होगा, डोनेशन की वजह से रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो कम हो जाएगा तो इसकी जो ओवरऑल टेफिट क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का हमने क्या कहा था कि हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जब हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो उस कंपाउंड की जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब उस कंपाउंड की रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो कंपाउंड उन किस फॉर्म में रहेगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में जो है वो बेसिकली आपके पास ज़्यादा रहेगा, और जब अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रहेगा तो कंपाउंड जो है वो हाइड्रोफोबिक ज़्यादा होगा, और जब कंपाउंड हाइड्रोफोबिक ज़्यादा होगा तो उसकी बाइंडिंग भी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, सही है। एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जब हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्लेस किया तो हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। जब हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो कंपाउंड की रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी जो है वो बढ़ गई। जब कंपाउंड की रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो बढ़ गई तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, कंपाउंड ने अपने आप को जो है वो हाइड्रोलाइज़ किया, और हाइड्रोलाइज़ करने के बाद क्या हुआ, कंपाउंड जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रहा, और कंपाउंड की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई, और कंपाउंड की एलिमिनेशन भी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, सही है। तो यहाँ पर बेसिकली हम हाइड्रोलिसिस रेट्स को जो है वो एसिडिक कंडीशन पे भी जो है वो चेक कर सकते हैं और बेसिक कंडीशन पे भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के सिर्फ हम इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर होते हैं। यहाँ पे पैरा और मेटा वाली कहानी नहीं है, सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट प्योरली यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, सही है।
जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो किस टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट देगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिंग सिस्टम के अंदर डोनेट करेगा, तो वो आपके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो देगा। जब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देगा तो आपके पास हैमेट एट ए कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बेसिकली नेगेटिव में मिलेगी और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देंगे, और जब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देंगे तो हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है। और बेसिक कंडीशन पे जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स पे भी डिपेंड करता है और स्टेरिक फीचर पे भी डिपेंड करता है। सही है। और हम क्या करते हैं, हम हैमिट कांस्टेंट वैल्यू को स्टेरिक इफेक्ट के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं और जो है वो ये चेक कर रहे होते हैं। लेकिन एसिडिक कंडीशन पे सिर्फ हम स्टेरिक फीचर्स को जो है वो ले रहे होते हैं कि उस कंपाउंड की बल्कीनेस क्या है, उस कंपाउंड उनकी कितना बल्कि जो है वो कंपाउंड जो है वो हो गया। तो इस तरह से हम इस चीज़ को भी जो है वो QSAR बेस्ड स्टडीज़ में जो है वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं और QSAR इक्वेशन में इसका भी जो है वो रोल होता है। सेकंड जो पैरामीटर आता है मोलर रिफ्लेक्टिविटी। मोलर रिफ्लेक्टिविटी हमें ये बताती है कि उस एटम और ग्रुप जो लगा हुआ है उस पे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसकी वॉल्यूम कितनी है। सही है। और उसकी वॉल्यूम के साथ साथ हम जो है वो इसके अंदर डेंसिटी को, मॉलिक्यूलर वेट को और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को भी जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं। और इसमें जब हम पुट करते हैं उस ग्रुप की सारी वैल्यूज़ को और मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्टिविटी को भी हम मालूम कर लेते हैं, और वही मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्टिविटी को जो है वो उसके जो है वो क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे होते हैं। फिर थर्ड टाइप का जो पैरामीटर आता है वो आता है वर्ल्ड लूप स्टेरिक पैरामीटर। वर्ल्ड लूप स्टेरिक पैरामीटर जो है वो बेसिकली स्टेरिक फैक्टर्स को मालूम करने के लिए जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करते हैं स्टेरीमोल। स्टेरीमोल क्या करता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास लगा हुआ है उसके स्टेरिक फीचर्स को कैलकुलेट करके बताता है, उसकी बॉन्ड लेंथ को, उसकी वैंडल वॉल रेडियस को, उसके बॉन्ड एंगल्स को, और कितनी पॉसिबल कन्फॉर्मेशन वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो ले सकता है, उस सब की एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें निकाल के देता है जिसे हम जो है वो क्या कहते हैं अपनी जो है वो QSAR इक्वेशन में पुट करके उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे होते हैं। तो यानी कि हमने ये बात की कि हम लिपोफिलिक पैरामीटर्स को भी और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स को भी और स्टेरिक पैरामीटर्स की डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम एक पूरे मॉलिक्यूल के स्टेरिक, इलेक्ट्रॉनिक और लिपोफिलिक पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनाते हैं, और उस इक्वेशन को फिर हम जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, और हर कंपाउंड की अलग इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन बनने के बाद जो है वो हम उसको जो है वो लिस्ट आउट करते हैं, और लिस्ट आउट करने के बाद उसको कंपेयर करते हैं कि भाई ये ग्रुप लगाने से स्टेरिक प्रॉपर्टीज़ में जो है वो क्या कहते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ में और जो है वो लिपोफिलिक पैरामीटर्स में ये फ़र्क पड़ा एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट कंपाउंड, और उससे जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी या तो बढ़ गई या तो कम हो गई, और किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेट कर रही है। आया उन दोनों में जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या वीक रिलेशन है या कोई रिलेशन है ही नहीं। सही है। तो यही मैंने आपको बात बताई कि जब हमारे पास हम सारी वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, लॉग पी वैल्यू को, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स को, स्टेरिक फैक्टर्स की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक जो है वो इक्वेशन बनाते हैं, और इस इक्वेशन में लॉग पी वैल्यू भी होती है, हैमेट कांस्टेंट भी होता है, टेफेट कांस्टेंट भी होता है, और डिफरेंट जितने टाइप के हमने डिस्क्रिप्टर्स जो है वो इन्वॉल्व किए हुए होते हैं, जितने टाइप के हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करना होता है, उतनी ये इक्वेशन जो है वो टिपिकल होती चली जाती है, और इतनी इक्वेशन टिपिकल के साथ साथ जो है वो फिर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और पुट करने के बाद हम लॉग 1/c की वैल्यू निकालते हैं, और 1/c की वैल्यू निकालने के बाद हम डिफरेंट जो हमारी सीरीज़ ऑफ कंपाउंड होती है उन सब की अलग अलग log 1c वैल्यू निकालते हैं, और log 1c वैल्यू निकालने के बाद उनको जो है वो हम प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद ये देखते हैं कि उनके दरमियान, पेरेंट कंपाउंड के दरमियान और जो है वो क्या कहते हैं जो हमारे पास डिफरेंट एनालॉग्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, आया वो लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है या नॉन लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहा है, बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कि सब्स्टिट्यूएंट ने जो है वो क्या कहते हैं लॉग पी वैल्यू पे, इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू पे या स्टेरिक वैल्यू पे किस टाइप का जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस किया। और हम ये भी जब हमारे पास R² की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है, R² की वैल्यू हमारे पास अगर 1 आती है तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट कंपाउंड और जो है वो क्या कहते हैं एनालॉग्स के दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जो वो स्ट्रांगली कोरिलेट करेंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी
तो आपके पास उतना ही वीक कोरिलेशन होगा। तो इस तरह से हम कोरिलेट करते हैं और जो है वो आपके पास इक्वेशन के ज़रिए फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर सपोज़ 10 डिफरेंट कंपाउंड्स थे, पेरेंट कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं थी, हमने फर्स्ट कंपाउंड में क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन कर दी, सेकंड में हमने डाइक्लोरो लगा दिया पैरा के ऊपर, एक पे हमने मेटा पे लगा दिया, एक पे हमने जो है वो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशन की और सारे कंपाउंड की हमने लॉग पी वैल्यू निकाली, सारे कंपाउंड की हमने हैमेट कांस्टेंट निकाला, सारे कंपाउंड का हमने जो है वो अलग अलग जो है वो डिफरेंट टाइप के फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ निकाली। फॉर सपोज़ एटलीस्ट आप जो है वो 5 फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे आप लाजमी कंपेयर करेंगे, 5 से कम पे कंपेयर नहीं कर सकते। अब उन 5 के अंदर जो है वो मे बी दैट 3 आपके इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हो सकते हैं, 2 आपके जो है वो लिपोफिलिक पैरामीटर्स हो सकते हैं, या तो 1 आपके पास लिपोफिलिक पैरामीटर हो, 1 आपके पास स्टेरिक फैक्टर हो, और भी आप बढ़ा सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, 17 फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हैं। लेकिन जितनी आप फिज़ायो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा लेंगे उतनी ये इक्वेशन क्या होती चली जाएगी, टिपिकल होती चली जाएगी, और उतना ही सॉल्व करना इसको जो है वो मुश्किल होगा। सही है, तो यही बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सही है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी ऑफ बीटा हेलो बीटा एराइल अमाइंस। ये आपके पास एक कंपाउंड था बीटा हेलो बीटा एराइल अमाइंस, बीटा पोजीशन पे इसके हेलोजन बीटा हेलो यानी कि बीटा पोजीशन के ऊपर बीटा कार्बन जो था उसके ऊपर जो है वो आपने हेलोजन ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर दी, और जो है वो बेसिकली आपके पास एराइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे एराइल अमाइन एराइल ग्रुप भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं आपके पास अमाइन ग्रुप भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब आपने क्या किया, अब आपने जो है वो इस ओवरऑल कंपाउंड की लिपोफिलिक वैल्यू ले ली, और दूसरी जो है वो क्या कहते हैं आपके पास पाए हैमेट कांस्टेंट वैल्यू ली, इस हेलोजन ग्रुप हैमेट कांस्टेंट वैल्यू ली इस सब्स्टिट्यूएंट की, और जो है वो क्या कहते हैं और डिफरेंट टाइप की जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो आपने स्टेरिक प्रॉपर्टीज़ वैल्यू मिली, और ओवरऑल जो है वो आपने एक इक्वेशन बना ली इस कंपाउंड की। सही, इक्वेशन आपने ड्राइव कर ली पेरेंट कंपाउंड की। अब आपने इसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगाना शुरू किए। जब आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगाना शुरू किए तो ये इक्वेशन क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। सही है, सही है। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप लगाते हैं, फॉर सपोज़ आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटिंग ग्रुप लगाया, जब आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो जो हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो इस कंपाउंड की जो न्यू एनालॉग बनेगा उसकी जो है वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, पेरेंट कंपाउंड से इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप जो है वो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगाते हैं जिससे जो है वो पाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि आपके पास हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि आपके पास जब आप एनालॉग डिज़ाइन करेंगे तो सिर्फ उन्हीं एनालॉग्स की वैल्यू जो है, उन्हीं एनालॉग्स की एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होगी जिनके अंदर आपने कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगाया होगा जिसकी जो है वो पाई वैल्यू पॉजिटिव में होगी, और कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगाया होगा जिसकी हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। सही है, तो इस तरह से हर एक कंपाउंड की अलग अलग आपको जो है वो इक्वेशन मिलेगी, और उस इक्वेशन से फिर आप जो है वो कंपेयर करेंगे पेरेंट कंपाउंड को, और पेरेंट कंपाउंड में सिर्फ एनालॉग्स में उन्हीं की वैल्यू इंक्रीज़ होगी जिनकी हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव में होगी, और जिनकी जो है वो हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होगी। तो ये चीज़ इस तरह से हम जो है वो QSAR बेस्ड मॉडल डिज़ाइन करते हैं, और इस तरह से जो है वो हम स्टेरिक, इलेक्ट्रॉनिक और लिपोफिलिक पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनाते हैं, और इक्वेशन से फिर हम जो है वो कंपेयर करते हैं एनालॉग्स की प्रॉपर्टीज़ को और फिज़िकल-केमिकल प्रॉपर्टीज़ को विद द पेरेंट स्ट्रक्चर एंड द एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये था हमारे पास जो है वो हेंस एनालिसिस। सही है, फिर हमारे पास लास्ट में आती है फ्री विंसल एनालिसिस। फ्री विंसल एनालिसिस में बेसिकली आपके पास ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस के ऊपर जो है वो हम इक्वेशन को जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट में ये वाला, एक पेरेंट कंपाउंड में ये वाला जो है वो ग्रुप मौजूद था, लेकिन एनालॉग में ये वाला ग्रुप मौजूद नहीं था, या कोई और सा ग्रुप मौजूद था। तो उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, इक्वेशन ड्राइव कर रहे होते हैं, और इक्वेशन ड्राइव करके जो है वो बेसिकली हमारे पास हम जो है वो
ओवरऑल एक्टिविटी से जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं कंपाउंड की प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स की बेसिस के ऊपर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास एक जो है वो फ्री विल्सन एनालिसिस की जो है वो इक्वेशन है, सही है, जिसमें हमारे पास जो xn है वो एक इंडिकेटर वेरिएबल है। वो इंडिकेटर वेरिएबल की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 0 वैल्यू कब होगी? जब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एब्सेंट होगा, और 1 वैल्यू तब होगी जब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा, सही है। अच्छा जी, के एन जो है वो क्या है? उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की जो है वो कंट्रीब्यूशन टू द एक्टिविटी, कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस एक्टिविटी के ऊपर। और जेड क्या होगा? जेड जो है वो ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द सब स्ट्रक्चर को जो है वो रिलेट करिएगा। और जब हम हर एक सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू को जिसके अंदर पुट कर देते हैं और फिर एक्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं और फिर उससे जो है वो रिलेट कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है मॉलिक्यूल की ओवरऑल एक्टिविटी के ऊपर, सही है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली आपके पास फ्री विल्सन एनालिसिस का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर हमारे पास टेबल्स की ज़रूरत नहीं होती, फिज़ायो केमिकल कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हैंस एनालिसिस में मैंने बताया था कि हर एक वैल्यू की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है फिज़ायो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, सही है। और हैंस इक्वेशन के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं। हम ईस्टर की बात कर रहे थे, हम हेलोजन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई भी टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो बेसिकली आपके पास उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फीचर्स के इफ़ेक्ट्स, उन मॉलिक्यूलर फीचर्स के जो है या उन सब्स्टिट्यूएंट्स के इफ़ेक्ट को भी हम चेक कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे उनका क्या इफ़ेक्ट है, जिनको हम हैंस एनालिसिस या हैंस मेथड के ज़रिए जो है वो क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो उनको हम फ्री विल्सन एनालिसिस के ज़रिए जो है वो क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम सिर्फ यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस के ऊपर करें, तो हमें जो है वो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ़ एनालॉग्स को जो है वो सिंथेसाइज़ करना पड़ता है। और जो है वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट पोजीशंस की बेसिस पे हम जो है वो उनको जो है वो सिंथेसाइज़ कर रहे होते हैं, और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की बेसिस के ऊपर भी सिंथेसाइज़ कर रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी जो है वो हमें एनालॉग्स को जो है वो सिंथेसाइज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर जो है वो हम एक रेशनल डेवलप नहीं कर सकते, एक लॉजिक डेवलप नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट गुड क्यों हैं और बैड क्यों हैं एक्टिविटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम फिज़ायो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ले ही नहीं रहे। यहाँ पे जैसे हम प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस के ऊपर जो है वो हम पता लगा रहे हैं कि अगर ये ग्रुप इसके अंदर मौजूद था तो उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, अगर ये ग्रुप इसके अंदर मौजूद नहीं था तो उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई। लेकिन हम ये नहीं पता लगा रहे कि क्यों उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है और क्यों उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, सही है, क्योंकि इसमें हम फिज़ायो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट नहीं कर रहे हैं, सही है। और यहाँ पे हमें हर टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को हर पोजीशन पे जो है वो रख के देखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें बहुत ज़्यादा एनालॉग्स को जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आके हमारी 2D एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो गई कि 2D एनालिसिस की बेसिस के ऊपर जो है वो हम QSR मॉडल किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा, हैंड और हैंड एक्सपीरियंस भी दूंगा, ताकि आपको जो है वो समझने में और ज़्यादा जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3D एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कॉम्फा और कॉमेसा को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये और बहुत अच्छा, बहुत वैलिड जो है वो क्या कहते हैं तरीका है QSR कंपैरिजन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से फॉलो करते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। और इसको मज़ीद आप जो है वो नेट से भी जो है वो पढ़ सकते हैं, और जो है वो डिफरेंट बुक्स के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं, और मज़ीद आपको जो है वो समझने में जो है वो इसको अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वाकई ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम इसको कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैं फिर आगे जो है वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा, जिसमें हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो करेंगे, और वो जो है वो MPhil और PhD से रिलेट करेगा, सही है। ये जो आपके पास फील्ड है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, ये MPhil और PhD से रिलेट करेगा, और स्पेशली ये टॉपिक MPhil और PhD से बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करेगा। सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको इसका जो है वो एक्सपोजर दिया है, जितना मैं समझा सकता था इसको उसको मैंने डेप्थ में समझाया है। लेकिन जब मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जो है वो आपको वीडियो डालूंगा तो आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आएगा किस तरह से थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल से रिलेट करेगी। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।